everyone, I welcome to all of you to this amazing platform of Doctor of Biology। तो आज हम पहला लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो क्लास 10th का फर्स्ट ही चैप्टर कह सकते हैं, या वैसे भी जो क्लास 10th की फिजिक्स है वो रिलेटेड नहीं है। आप कोई सा भी चैप्टर किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे 9th क्लास की फिजिक्स में होता है कि मोशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा, या उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और उसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे वो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, या मैं कहता हूँ उसको चार्ज। तो चार्ज की जो हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले चार्ज में टाइप पता होना चाहिए हमको, कितने टाइप का चार्ज होता है, और ये भी पता होना चाहिए कि चार्ज किस काम आता है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा कि चार्ज जो होते हैं ना, चार्जेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। उनके जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला टाइप ये होता है पॉजिटिव चार्जेस, और दूसरा टाइप होता है निगेटिव चार्जेस। पहला टाइप पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा टाइप नेगेटिव चार्जेस। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे आगे हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की। तो उससे पहले मैं दो केस यहाँ पे ले लेता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, इन दोनों को अलग अलग करने का रीजन क्या था, और इससे हमें पता क्या चला आगे जाके। तो इसका जो फर्स्ट केस है वो फर्स्ट केस ये है कि अगर मैं स्पेस में या कहीं भी किसी भी जगह पर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को इंटरेक्ट कराऊंगा, या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को पास रखूंगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को मैंने पास रखा, तो ये दोनों चार्ज जो है ना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। और सिमिलरली अगर मैंने दोनों निगेटिव चार्जेस को पास रखा, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पहला केस तो चार्जेस का ये हो गया, जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब जो दूसरा केस मैं चार्जेस का यहाँ पे लेने वाला हूं, जो सेकंड केस लेने वाला हूं, वो सेकंड केस ये है कि या तो मैं एक निगेटिव पॉजिटिव चार्ज या एक निगेटिव चार्ज, या फिर यहाँ पे मैं पहले पोजीशन पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दे सकता हूं। तो इन दोनों कंडीशन में अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे ना, पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों कंडीशन में जो ये चार्ज होंगे ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस ये हो चुका है। अब चार्जेस की जो तीसरी प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, वो तीसरी प्रॉपर्टी लाइक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, वो डिफाइन ही करंट को करती है। कि जो थर्ड केस है चार्ज का वो ये है कि अगर मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करा, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करा कि मेरे पास अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है ना, और वो चार्ज जो है यहाँ पे रेस्ट पे है। अब रेस्ट, मोशन और वेलोसिटी चीजें, ये स्पीड वगैरह आप 9th क्लास के मोशन में पूरी फिजिक्स आपने पढ़ रखी है, वो पढ़ा ही होगा। वो चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है। ये तो मेरा पहली वाली कंडीशन हो गई। सिमिलरली मैंने एक दूसरी कंडीशन ऐसे ली कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वो एक वेलोसिटी से जा रहा है, एक वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है। उसकी वेलोसिटी ना तो टाइम पे डिपेंड करती है, ना ही उसकी वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा एक टाइम इंस्टेंट पे। अब तीसरा वाला जो चार्ज है मेरा, जो मैंने यहाँ पे थर्ड कंडीशन ली है प्लस क्यू, वो जो है ना यहाँ पे वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है या तो फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है मेरे को, या फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी है मेरे को। तो अब इन तीनों केसेस को लेने का यहाँ पे मकसद क्या है, इन तीनों केसेस को लेने का पर्पस क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो बताने वाला हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला केस है ना, अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है, तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर ये वाला चार्ज जो है मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो सेकंड वाला केस है ना, ये वाला जो केस है, ये चार्ज मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा।
और जो थर्ड केस जो मेरे पास आता है ना, वो थर्ड केस में होता ये है, जब ये जो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में जाता है ना, तो चार्ज जो होता है ना धीरे धीरे लीक करना स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो थोड़ा सा अमाउंट होता है ना वो मास जो होता है वो थोड़ा थोड़ा लीक करना स्टार्ट हो जाता है। जब चार्ज लीक करता है, तो चार्ज जो लीक करता है ना अपने मास को, वो एनर्जी की फॉर्म में करता है। चार्ज अपने मास को एनर्जी की फॉर्म में करता है लीक। जब ये एनर्जी की फॉर्म में लीक करता है ना, तो इसकी जो चार्ज की एनर्जी जो होती है ना, वो लाई करती है रीजन में। कौन से रीजन में लाई करती है? जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उस रीजन में इसकी जो वेवलेंथ है, ये जो एनर्जी है वहां पे लाई करती है। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर कोई चार्ज मोशन में है यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है ना, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, उसकी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, या तो टाइम के साथ बढ़ रही होगी या टाइम के साथ घट रही होगी। और एक्सेलरेटेड मोशन मैंने यहाँ पे बोला ही है, तो इसका मतलब यही हो गया कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही होगी टोटली। तो जैसे जैसे लीक करेगा, तो वो चार्ज जो मास को अपने लीक करेगा ना, वो एनर्जी की फॉर्म में करेगा, और वो जो एनर्जी जो होगी ना, वो लाई कर रही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो अब इससे अगला टॉपिक जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इससे अगला टॉपिक जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, उससे अगला टॉपिक की बात करते हैं पोटेंशियल। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। अब अगला टॉपिक मैं यहाँ पे लेता हूँ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल को सबसे पहले याद रखने की मैं छोटा सा एक अच्छा मेथड बताता हूँ यहाँ पे आपको। मतलब थ्योरेटिकल याद रखना नहीं है ज्यादा यहाँ पे, इसको अगर कॉन्सेप्चुअल याद रखा जाएगा ना, तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। पोटेंशियल होता क्या है? अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से, और ये मेरे पास कोई पॉइंट बी है, इस पॉइंट से उठाकर मेरे को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना है। जब इस प्लस क्यू चार्ज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आऊंगा, और यहाँ पे कोई ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको उठा के लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क कौन करेगा? एक एक्सटर्नल एजेंट। अगर मैं इस चार्ज को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उठा के ला रहा हूं ना, तो इस पूरे सिस्टम के लिए, ये जो चार्ज का सिस्टम है पूरा स्पेस में, इस पूरे सिस्टम के लिए मैं जो हो गया वो एक एक्सटर्नल एजेंट हो गया ना। तो ये वर्क जो करना पड़ेगा ना, वो एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा। तो याद ये रखना है कि किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट बी तक किसी पॉजिटिव चार्ज को या किसी निगेटिव चार्ज को उठाकर लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाएगा ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है। यानी कि जो अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है किस पॉइंट से, पोटेंशियल में हमेशा फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट डिफाइन होता है, तो वो यहाँ पे आएगा वी बी ए। वी बी ए का मतलब कि पॉइंट बी तक एक चार्ज को उठाकर लाया गया है, किस पॉइंट से? पॉइंट ए से। तो वो मैं डिफाइन करूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट यानी कि अगर कोई तीसरा बंदा इस चार्ज को यहां से यहां तक उठाकर लाया है, तो वो बंदा जो हो गया ना, वो इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल एजेंट हो गया ना। तो एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि चार्ज को किस पॉइंट से उठाकर लाया गया है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उठाकर लाया गया है, और डिवाइडेड बाई वो चार्ज जिस चार्ज को उठाकर लाया गया है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा ना फ्रॉम बी टू ए, वो कुछ नहीं होगा, बस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू। ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। असल में अगर देखा जाए ना, फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं होता। अब देखो, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए एक ही कंडीशन दी जाती है। मैं कंडीशन 2 लिखता हूं यहाँ पे। एक जो कंडीशन ली जाती है ना, अभी हमने यहाँ पे क्या लिया था, गौर से देखना होता है कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं चार्ज को उठाकर लाया था, लेकिन जो कंडीशन 2 है ना,
यहाँ पे जो पॉइंट बी है ये तो मेरा यहाँ पर फिक्स है, लेकिन जो मैं एक टेस्ट चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को मैं उठाकर जो लाऊंगा ना यहाँ पे उठाकर लाऊंगा मैं इन्फिनिटी से। पॉजिटिव चार्ज को मैं कहां से उठाकर लाऊंगा? इन्फिनिटी से उठा के लाऊंगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से मैं उठाकर लाऊंगा तो यहां तक लाने में कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क वही एक्सटर्नल एजेंट ने ये वर्क किया होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट ने यहाँ पे जो वर्क किया, तो मैं फिर ऐसे ही लिखता हूं, इस वर्क को दोबारा मैं लिख सकता हूं कि v b टू इंफिनिटी या v इंफिनिटी टू b इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू b डिवाइडेड बाय चार्ज। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका नाम कैसे पड़ा, उसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं आगे। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस था वो कैसे पड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो नेम था केवल पोटेंशियल था। अब हुआ ये, इसको आगे लिखने का जो दूसरा मेथड है, पहले तो इसे हम देखते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन हमारे सामने निकल कर आया था, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं जो फर्स्ट वाला चार्ज था वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आया था, तो ये तो था मेरा फाइनल पॉइंट, ठीक है, और ये था मेरा इनिशियल पॉइंट, ये था मेरा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब भी मुझे किसी भी चीज का डिफरेंस लिखना होता है ना, तो मैं ये लिखता हूँ कि पोटेंशियल लिखना है मेरे किसी भी चीज का, अगर मुझे कोई डिफरेंस लिखना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा VB माइनस VA, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे मैं चार्ज को उठाकर लाया हूँ, और जो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, जिस पॉइंट से चार्ज को लेकर आया हूँ, जिस पॉइंट पर लेकर आया हूँ, ठीक है। अब उसको इस टाइप से आप लिख सकते हैं, तो सिमिलरली इसको ये लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मैं लिखूंगा, यहां पर लिखा जाएगा VB माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब मतलब फिजिक्स में ये माना जाता है, जैसे बहुत सारे लॉ होते हैं कि जो अगर इंफिनिटी पे जो होता है ना, अगर कोई चार्ज रखा है, कोई मास रखा है, कोई भी चीज अगर इंफिनिटी पे है ना, उसकी जो एनर्जी है या उसका पोटेंशियल है या उसका फोर्स है, वो एनर्जी भी जीरो होगी और उसका पोटेंशियल भी इंफिनिटी पे जीरो होगा। तो ये वाला जो फैक्टर है इसको हम जीरो कर देंगे। तो यहां पर VB इज इक्वल टू कितना हो गया, VB इज इक्वल टू हो गया W अपॉन Q। तो आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। तो अभी हमने जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे देखा था वो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का हमने यहाँ पर देखा था। तो इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट। अब करंट की जो बात करते हैं ना, तो करंट की डेफिनेशन ही क्या होती है, एनसीईआरटी में आप देख सकती हैं किसी भी रेफरेंस बुक में, करंट की डेफिनेशन ही होती है फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज इन ए कंडक्टर। जब कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्लो ऑफ द चार्ज होता है ना, मतलब किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसको करंट कहेंगे। मान लो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई आपके सामने कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करने के लिए बेताब है, यानी कि इनको कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं है। और इसी कंडक्टर से मैंने कोई एक बैटरी को अटैच किया, ठीक है, इसका निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, जिसका पोटेंशियल V है। अब जब मैंने बैटरी को अटैच किया, इसको बैटरी को मैंने इस कंडक्टर पे लगाया, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो करंट होता है ना, वो जो होता है ना, वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो जो आपका करंट होगा ना, करंट वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये काय की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी। यानी करंट जो होता है ना, वो करंट ट्रेवल करता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट होता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब मान लो अगर कोई मेरे पास ये
वायर है, ठीक है। अब इसमें क्यू चार्ज ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कोई प्लस क्यू चार्ज ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, और ये चार्ज इस पॉइंट ए से बी तक जाने में कुछ टाइम टी लेता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि फ्लो ऑफ द चार्ज इन ए कंडक्टर, और कैसे, पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में कितना चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज या कितने इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से, किसी बॉडी से, यानी कि बॉडी वो वाली जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, यानी जिसमें कंडक्शन होता हो, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये मैंने चार्ज बताया। तो करंट बताया, तो करंट जो होगा, करंट होगा मेरा, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन, यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, कि कितना टाइम उस चार्ज ने लिया करंट को फ्लो करने में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे जो करंट होता है ना, इस करंट को मैं, करंट को डिफाइन करता हूँ या करंट को डिनोट करता हूँ आई से, ठीक है। और चार्ज को जो डिनोट किया जाता है वो Q प्लस क्यू या Q से डिनोट किया जाता है, टाइम को T से डिनोट किया ही जाता है, ठीक है। तो करंट का जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, करंट का फॉर्मूला कुल मिला के बनेगा ये, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये करंट का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बना है। अब चार्ज का जो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं करंट की क्या होगी, तो चार्ज की जो यूनिट होती है ना वो होती है कूलम, ठीक है, और इसकी जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें ना, तो करंट की जो यूनिट होगी ना, जो करंट की यूनिट होगी वो आएगी कूलम्ब पर सेकेंड। लेकिन अब जो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट मतलब आप लोग को पता ही होगा, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो करंट की जो यूनिट होती है ना, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो आप यहां तक देखें या स्क्रीनशॉट लें इसका, और अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अभी तो करंट ही डिस्कस करना है, करंट के बारे में जो करंट की प्रॉपर्टीज है वो अभी हमें डिस्कस करनी है कि आगे क्या क्या हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है करंट का, Q अपॉन T, ठीक है। यूनिट कितनी होती है, यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाया जाए इस चीज की, कि करंट क्वांटिटी कैसी है। अब मतलब अभी तक आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टू टाइप्स होते हैं क्वांटिटीज के, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, हमें इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये जो है ना 11th और 12th क्लास का टॉपिक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बस समराइज कर देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी हो, और मैग्नीट्यूड तो लाजिम है कि मैग्नीट्यूड होना ही होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, साथ के साथ जो वेक्टर के लॉज होते हैं ना, लॉज ऑफ वेक्टर होते हैं, उनको भी ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, स्केलर क्वांटिटी केवल वो होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मतलब हमें ये मतलब नहीं है, अभी मैं एग्जांपल देता हूं, हमें ये मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हमें बस ये मैटर करना है कि स्केलर क्वांटिटी में कि मैग्नीट्यूड कितना है, और वेक्टर में हमें ये देखना होता है कि डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, किस डायरेक्शन में करंट है, कुछ भी जा रहा है, किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है। और वेक्टर होने के लिए जो वेक्टर के लॉज कुछ दिए गए हैं उनको भी फॉलो करना जरूरी होता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस ये करना है हमें कि जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आता है, लेकिन उसको भी क्लियर मैं करूंगा यहाँ पर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना करंट, ये कैसी क्वांटिटी है, करंट कैसी क्वांटिटी है। अभी हमने पढ़ा कि अगर केवल मैग्नीट्यूड हो तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है। अगर केवल मैग्नीट्यूड हो तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो ना तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो तो इसको मैं बोलता हूं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ वेक्टर के जो लॉज है ना, वेक्टर्स लॉ है, उनको भी फॉलो करना जरूरी होता है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास यहां पर एक एग्जांपल है कि अभी ये मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है, तो आप देखिए कि एक डायरेक्शन से 4 एम्पियर का करंट यहाँ पर इंसाइड कर रहा है इस जंक्शन पे आके। ठीक है। इस जंक्शन पे आके, इसको जंक्शन बोलते हैं, इस जंक्शन पे आके, इस नोड पे आके, जंक्शन या नोड बोलते हैं इसको। ठीक है। एक तरफ से 4 एम्पियर का करंट यहाँ पे ये एंटर का साइन है, एंटर कर रहा है। एक तरफ से जो 3 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, और जो टोटल करंट है ना वो यहाँ से 4 एम्पियर का जो करंट है वो हमें यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपने ये देखा कि करंट में डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे? इधर से आता हुआ नजर आ रहा है, इधर से आता हुआ नजर आ रहा है, उधर निकल रहा है। तो सिंपल एडिशन यानी कि 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर मैंने यहाँ पे किया तो 7 एम्पियर के बराबर वैल्यू आई इसकी निकलकर। अभी अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो इसी एग्जांपल को चेंज करने पे मैंने यहाँ पे देखा कि ये 4 एम्पियर का करंट है वो तो एंटर कर रहा है। ठीक है। और यहाँ से जो 3 एम्पियर का करंट है वो यहाँ से एग्जिट कर गया। तो इस डायरेक्शन में केवल 1 एम्पियर का करंट जाएगा यहाँ पे। तो अब इस दूसरे एग्जांपल में और पहले एग्जांपल में देखने पर यह पता चलता है कि करंट में भी डायरेक्शन मैटर कर रही है। यानी मैग्नीट्यूड तो मैटर करेगा ही किसी भी क्वांटिटी में, लेकिन करंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। अब डायरेक्शन भी मैटर कर रही है और करंट में और मैग्नीट्यूड भी मैटर कर रहा है। तो इस चीज को अब कंफ्यूजन ये होता है कि अगर डायरेक्शन भी है और जी करंट भी है, ठीक है, तो ये जो दोनों क्वांटिटीज को फॉलो करता है, दोनों लॉस को फॉलो करता है, तो ये तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। करंट को एक नया नाम दिया जाता है, वैसे देना जरूरी नहीं होता। कि करंट जो होता है ना, करंट जो होता है ना एक टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी में आपको याद ये रखना है, वैसे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। टेंसर में होती है रैंक्स। अगर टेंसर की रैंक 0 है या टेंसर की रैंक 1 है तो आपको वैसे आने वाला नहीं है। अगर मैं आपको बस एक एडिशनल बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर टेंसर की रैंक 0 है ना तो वो जो क्वांटिटी कहलाएगी ना वो आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है। और अगर टेंसर की रैंक 1 है ना तो वो जो क्वांटिटी कहलाएगी ना वो कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जो करंट होता है ना हमारा, मान लो यहाँ पे जो करंट है इसकी जो टेंसर होता है ना, इसकी टेंसर की रैंक होती है 0। तो इसी वजह से करंट को जो हम एज्यूम करते हैं ना वो एक स्केलर क्वांटिटी एज्यूम करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। बाकी अगले टॉपिक के साथ अभी मिलते हैं। तो अभी हमने करंट डिस्कस किया था लास्ट वाली स्लाइड में, तो इस जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो ना थोड़ा लेंथी है रेजिस्टेंस का, क्योंकि इसके ऊपर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मतलब मेन टॉपिक है ना वो सर्किट एनालिसिस है। यहाँ पे आपको सर्किट सॉल्व करने हैं, रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, करंट निकालना है, पोटेंशियल निकालना होता है सर्किट में। तो उसी को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टर्म आता है उसको ये नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब रेजिस्टेंस होता क्या है तो बस याद रखना है, ज्यादा मतलब कुछ है नहीं। आपको ये याद रखना है, ये जो होता है ना ऑब्स्टेकल होता है, ऑब्स्टेकल टू फ्लो ऑफ करंट। यानी कि अगर किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है ना तो उस करंट को फ्लो होने से आपका ये रेजिस्टेंस जो होगा रोकेगा। ठीक है। अगर किसी भी, मान लो डिनोट किया जाता है इसको आर से, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है
तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये करंट का जो फ्लो होगा ना उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि उसको करंट को बहने से रोकेगा किसी भी वायर के अंदर। ठीक है, अगर इस वायर में ए और बी में ए भी कोई वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ना ये इसकी वैल्यू, मतलब ये जो रेजिस्टेंस होगा ये इसमें अपोज होने से करंट को फ्लो होने से अपोज करेगा। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस की जो पूरी चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। अब मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसकी जो लेंथ है वो L है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है ना ये किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो मटेरियल है ना इसकी जो रो बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। ठीक है, इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो है। तो अब इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो है तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस जो होता है ना R, वो रेजिस्टेंस R जो होता है ना, ये जो कंडक्टर है उसकी जो लेंथ होती है ना L उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि L रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन नंबर 1। इसको बताने का मकसद क्या है, इसको बताने का मकसद ये है, रेजिस्टेंस को बताने का मकसद ये है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का मतलब ये है कि जितना लंबा कंडक्टर होगा, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना किसी भी कंडक्टर की या किसी भी वायर की, यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी किसी भी वायर की उस वायर का रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। और जो करंट होगा ना, करंट की वैल्यू जो होगी, करंट की वैल्यू वहां पे डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे या वायर की लेंथ बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस जो होगा उस वायर का वो बढ़ता जाएगा और इसकी जो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और अगर मैं लेंथ कम करता जाऊंगा कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कम होती जाएगी और जो करंट की वैल्यू है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली कॉन्सेप्ट ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी ये हो गई। अब जो दूसरी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, दूसरी बात ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी कि अगर हमारे पास कोई वायर है ना उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मैं किसी भी वायर का एरिया में बढ़ा ही जा रहा हूँ यानी इंक्रीज ही किए जा रहा हूँ मैं किसी वायर का एरिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो कम हो जाएगा। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो मेरी करंट की वैल्यू वो इंक्रीज करेगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एरिया को डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, एरिया को डिक्रीज कर रहा हूँ तो एरिया को डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी और जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी ना ऐसे ऐसे जो मेरी करंट की वैल्यू हो जाएगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 ये लिया था और इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है। अब जब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करूंगा ना यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन को ऑन कंबाइन, ठीक है, कंबाइन करने पे जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बाई ए के। ये इक्वेशन नंबर इसको 3 समझ सकते हैं, यानी L बाई ए के जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी, एरिया के है। यानी कि वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे, अगर जैसे मान लो लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और मैं एरिया को घटाऊंगा या एरिया को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मेरी इक्वेशन निकल कर आई। अब ये जो मेरा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना इसको हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट लेकर आते हैं रो। तो नया फॉर्मूला जो हमारे पास निकल कर आया ना रेजिस्टेंस का वो होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है ओम, ये याद रखना है, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी होती है ना, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है, ये याद रखना है बस हमें। तो इस लेक्चर में अभी फिलहाल हम इतना ही करते हैं और जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें रेजिस्टेंस की आगे की चीजें देखेंगे, कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है, कैसे एरिया पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, कैसे लेंथ पे करता है और जी कैसे कैसे सर्किट एनालिसिस आगे की देखेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें करंट फाइंड करना। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो ये नेक्स्ट वाले पार्ट में देखा जाएगा। तब तक के लिए